हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का राहुल क्लासेस बांका में। आज की करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए रास्ते नाबूद करते हैं करंट अफेयर्स को जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, और परीक्षा को औकात दिलाने के लिए मुझे इस करंट अफेयर्स को पढ़ना होगा और आपको भी पढ़ना होगा। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है आज का वो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? शुक्र है भाई साहब की राजीव गांधी किसान न्याय योजना है। भगवान जाने इसका नाम भविष्य में बदल जाए। फिलहाल आप याद रखिए अभी कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना है जो कि किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है, तो वो शुरू किया है हमारे छत्तीसगढ़ भाई साहब ने। किसने? हमारे राज्य एक छत्तीसगढ़ है, हमारे भारत में एक राज्य है छत्तीसगढ़। उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। बेहद ही मन खुश करने वाली योजना है। आप भी सुनोगे तो गदगद हो जाओगे। इसमें बात क्या है जिसमें आप खुश हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। जो किसान लोग हैं उन किसानों के बारे में छत्तीसगढ़ सरकार ने सोचा है। उन्होंने ये सोचा है कि अगर किसान, हमारे देश के किसान, हमारे राज्य के किसानों को कोई क्षति हो जाती है तो हमें अन्न कौन देगा? हम जिएंगे कैसे? हम खाएंगे कैसे? तो किसानों के लिए जो इन्होंने ये योजना लॉन्च की है, ये किसानों की योजना है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसमें होगा क्या, इसका उद्देश्य क्या है, किसानों को क्या लाभ होगा, तो हम आपको सब बताते हैं। ये जो योजना है, मान लीजिए कोई खरीफ सीजन में कोई फसल बोई गई खरीफ सीजन में, और क्या हुआ कि सूखे जैसी स्थिति हो गई, पानी नहीं पड़ा, सूखा हो गया, तो क्या होगा? तो फसल तो बर्बाद हो जाएगी। जब सूखे में हुई तो जब सूखा होने के बाद फसल बर्बाद हो जाएगा तो किसान बेचारा भी बर्बाद हो जाएगा। तो उसके लिए आपको यानी किसान को 9,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। किसानों को जो खरीफ फसल है वो सूख जाएगी तो उसके लिए उनको सहायता प्रदान की जाएगी। और वे किसान जिन्होंने चालू खरीफ मौसम में धान बो दिया है, बाजरा बो दिया है, दलहन बो दिया है, अगर इन सब की बुनाई कर दी है और यदि वर्षा नहीं हुआ तो उसकी फसल नष्ट हो जाती है, तो इसके लिए उन्हें 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वो लोग स्ट्रेस नहीं हो, उनको तनाव नहीं हो, टेंशन नहीं हो, जिनके कारण हमारे किसान काफ़ी खुश रहेंगे इस 9,000 के कारण कि चलिए हमने जो बोया था क्षति हो गई तो सरकार ने मुझे वित्तीय सहायता प्रदान कर दी। ये छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य है इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के कारण। तो काफ़ी अच्छी योजना है किसानों के लिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो क्षति होगी उसके आकलन के लिए एक सर्वेक्षण बनाया जाएगा, जिसमें कि प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे किसानों को। इसी तरह की योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई थी, जिसका नाम है कृषक बंधु योजना। मैंने अपने इस प्रश्न पे कृषक बंधु योजना को नहीं लिखा है, तो आप इसे याद रख लीजिएगा। जो कृषक बंधु योजना है वो पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की है। पहले किसानों को 5,000 रुपया मिलता था, अब 10,000 रुपया मिलेगा उनको वित्तीय सहायता किसानों को पश्चिम बंगाल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कल आपने सुना होगा कि बुद्धदेव गुहा जी का निधन हो गया। कौन थे बुद्धदेव गुहा? जानना तो जरूरी है। ऐसे कोई भी व्यक्ति करंट अफेयर्स में नहीं आते, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से करंट अफेयर्स में नहीं घुसते भाई साहब, जब तक उनका किसी से कोई संबंध ना हो, कोई लेना देना ना हो सकता है परीक्षा से संबंध लेना देना हो, परीक्षा में पूछे जाने के लिए उनका नाम आ जाए, और भी कई सारी बातें हैं भाई। लेखक हो सकते हैं, चिकित्सक हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, समाज सेवक हो सकते हैं। तो बुद्धदेव गुहा जिनका निधन हो गया 1-2 दिन पहले, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। बुद्धदेव गुहा जिनका निधन हाल ही में हो गया, वो किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो ये भाई साहब जो बुद्धदेव गुहा जी थे ये लेखक थे। कौन थे? बुद्धदेव गुहा जी लेखक थे, जिनका निधन हो गया, लेखक साहब थे। ये एक बंगाली लेखक थे बुद्धदेव गुहा। कैसे लेखक थे? बंगाली लेखक थे बुद्धदेव गुहा। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आप याद रखिएगा, जैसे जंगल महल, चारी बेटी, कोजागर, कोयल, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और कुछ पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किए थे। कौन कौन से पुरस्कार थे? ये थे आनंद पुरस्कार इनको मिला हुआ था, उसके बाद शरद पुरस्कार भी इनको मिला हुआ था। ये सारे और कई सारे पुरस्कार इन्होंने जीते थे। ये 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जो मैंने आपको बताया कि ये इनको मिला हुआ था। तो ये एक बंगाली साहित्यकार थे, बंगाली लेखक थे बुद्धदेव गुहा। प्रश्न सीधा सीधा यही छपेगा कि बुद्धदेव गुहा किस पेशे से संबंधित थे? तो भाई साहब लेखक थे, सीधा सा आंसर है।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, हर साल राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, लघु मीन्स छोटा, उद्योग मीन्स उद्योग, छोटा उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 अगस्त को मनाया जाता है। लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। और आपको याद होगा हाल फिलहाल में जो हमारे देश में एमएसएमई वाला जो लॉन्च हुआ था, एमएसएमई, उनका भी एक दिवस मनाया जाता है, एमएसएमई दिवस। संयुक्त राष्ट्र ने इसको मनाने की घोषणा की है, एमएसएमई दिवस को, जो कि 27 जून को मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है एमएसएमई दिवस, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 100% आपके किसी भी एग्जाम में छपेगा भाई साहब, इसको नोट करके रख लो। स्टार लगा करके रखना है तो स्टार लगा के रख लो। लेकिन ये पूछेगा एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 30 अगस्त को। दोनों अलग अलग हैं। एमएसएमई दिवस 27 जून को और राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, शांतिलाल जैन, शांतिलाल जैन को किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? किनको? शांतिलाल जैन जी को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो किस बैंक का किया गया है? वो है इंडियन बैंक। ये भाई साहब इंडियन बैंक के सीईओ बने हैं और एमडी बने हैं। इन्होंने, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किनके स्थान पर आए हैं, तो ये एक पहले व्यक्ति थे पद्मजा चंद्रू, क्या नाम था उनका? पद्मजा चंद्रू के स्थान पर आएंगे शांतिलाल जैन बाबू। क्या बन के आएंगे? तो इंडियन बैंक के एमडी बन के आएंगे और सीईओ बन के आएंगे ये शांतिलाल जैन भाई साहब। ये सब कुछ यही रहेंगे। अभी जो पुराने वाले का कार्यकाल है वो 31 तारीख को ख़त्म हो गया, 31 अगस्त को उनका ख़त्म हो गया। अब इनका 3 साल तक चलते रहेगा। अब जब इनका रिटायरमेंट होना होगा वो भाई साहब चले जाएंगे। 3 साल तक की समय सीमा होती है इन लोगों की। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो जिस प्रश्न पर हम आ रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारे देश के लिए ये समस्या काफ़ी गंभीर है। आप समझिएगा, सुनिएगा क्वेश्चन को, कि जबरन गायब होने के शिकार लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? जबरन जो गायब हो जाते हैं, जबरन मतलब ज़बरदस्ती जो गायब हो जाते हैं, उनसे जो शिकार लोग होते हैं उनका दिवस भी मनाया जाना जरूरी। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी से गायब नहीं हो रहे, उनको ज़बरदस्ती गायब किया जा रहा है। दिसंबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 30 अगस्त को लागू किए गए गायब होने के पीड़िता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। और सभा ने सभी व्यक्तियों के जबरन गायब होने से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को भी अपनाने का स्वागत किया है कि हम अब ऐसा नहीं होने देंगे, इसके लिए पहल स्टार्ट की जाए। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है सुमित अंतिल। अब आपको पता ही है टोक्यो पैरालंपिक का पदक भारत में भी आया हुआ है। बहुत उन्होंने प्रतिभा दिखाई है पैरा ओलंपिक वालों ने। तो सुमित अंतिल, पैरा ओलंपिक में से एक सुमित अंतिल जी भी थे। तो सुमित अंतिल जिन्होंने हाल ही में भारत के लिए टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, वो किस खेल से जुड़े हैं? आपका प्रश्न है, सुमित अंतिल जिन्होंने हाल ही में भारत के लिए टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, किस खेल से जुड़े हैं? तो ये भाई साहब भाला फेंक से, जेवेलियन थ्रो। नीरज चोपड़ा याद है आपको? नीरज चोपड़ा, तो ये नीरज चोपड़ा के छोटे भाई हैं। ये भी भाई साहब रिश्ते में भाई नहीं है, ऐसे मैं बता रहा हूँ कि नीरज चोपड़ा के छोटे भाई हैं जिन्होंने भाला फेंका है पैरा ओलंपिक में। ये भी भाला फेंक से संबंधित है, नीरज चोपड़ा भी भाला फेंक से संबंधित है। इन्होंने भाला फेंका है पैरा ओलंपिक में। कितना मीटर फेंका है? तो 68.55 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाया है जेवेलियन थ्रो में सुमित अंतिल भाई साहब ने। इन्होंने भाला फेंक करके स्वर्ण पदक जीत लिया है पैरा ओलंपिक। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो हाल ही में खबरों में रही मीरावा लुवांग मैसनम, मीरावा लुवांग जी, जो मीरावा लुवांग मैसनम है, किस खेल से जुड़ी हुई है? भाई साहब कौन कौन से खेल से जुड़ी हुई है? मीरावा लुवांग मैसनम किससे जुड़ी हुई है? वो है टेनिस से। किससे? टेनिस से जुड़ी हुई है मीरावा लुवांग।
मैसनम भारत की रहने वाली है और भारत में इन्होंने 18 वर्ष की अवस्था में जो मैसनम मिरावा जी हैं, इन्होंने अपने पहले सीनियर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खिताब जीत लिया है। किसने? मिरावा लुवांग ने। कितने साल की है? 18 साल की है। कहाँ, किस देश की है? ये भारत की है। और ये कौन से खेल से संबंधित है? वो है आपका टेनिस। किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है मिरावा लुवांग। अगर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, किस रेसिंग ड्राइवर ने फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स टूर्नामेंट जीत लिया? किसने जीता? तो ये जीता है मैक्स वेरस्टेपेन ने। किसने जीता? मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। मैक्स वेरस्टेपेन ने इस चीज़ को जीत लिया है। ये किसके ड्राइवर हैं? ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। किसके ड्राइवर हैं? रेड बुल के ड्राइवर हैं। लुइस हैमिल्टन बाबू अपनी 100वीं जो जीत थी वो हासिल करने से चूक गए और ये भाई साहब जीत गए। तो लुइस हैमिल्टन बाबूजी पीछे रह गए, उन्होंने ये नहीं कर पाया, इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, किस भारतीय को HSBC, जिसको कि आप बोल सकते हैं हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, क्या है? हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन HSBC का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है? वो है रजनीश भाई साहब। कौन है? रजनीश कुमार को HSBC का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। इस HSBC का मतलब होता है हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने इसी ने HSBC ने भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो रजनीश कुमार हैं, ये किसके पूर्व अध्यक्ष थे? SBI के पूर्व अध्यक्ष थे और उन्हें HSBC में किस रूप में उनको सम्मिलित किया गया है? ये पूछ दे कि रजनीश कुमार जी को किस रूप में सम्मिलित किया गया है, तो एशियाई इकाई की लेखा परीक्षा समिति के जोखिम समिति के सदस्य के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और रजनीश कुमार 2017 से 2020 तक 3 वर्षों के लिए भारतीय स्टेट बैंक में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। और अभी वर्तमान में जो SBI के अध्यक्ष हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा। कौन है? अभी अगर आपसे पूछ दे कि वर्तमान में SBI के अध्यक्ष कौन है, वो है दिनेश कुमार खारा जी। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस प्रसिद्ध शहर ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास के रूप में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा शुरू की है? हम गाड़ी चलाते हैं भाई साहब इंडिया में 110 किलोमीटर की स्पीड से, 120 किलोमीटर की स्पीड से, 140 किलोमीटर की स्पीड से। तो जितनी स्पीड से हम गाड़ी चलाएंगे, जितनी हमारी गाड़ी की स्पीड होगी, जितनी गति होगी, उसके हिसाब से इंजन में फ्यूल खपत होती है। और जब फ्यूल ज़्यादा खपत होती है तो प्रदूषण ज़्यादा निकलता है। तो जलवायु परिवर्तन में जो प्रदूषण के कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, ये जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाला जो स्पीड है, जो गति सीमा है, ये बेहद कारगर साबित हो सकता है। चूँकि ज़्यादा मात्रा में फ्यूल खपत नहीं होगा और ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा फ्यूल पर, जिसके कारण ज़्यादा मीथेन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरण में नहीं जा पाएगी। तो ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? किस शहर ने स्टार्ट किया है इसको कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शुरू करेंगे? तो पेरिस ने। कहाँ पे? पेरिस ने। किस देश ने किया है? तो पेरिस ने किया है। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, उस शहर में सभी सड़कों पर केवल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की जो सीमा है वो शुरू की है। क्यों? क्योंकि ये जो जलवायु परिवर्तन है, इससे निपटने के लिए शहर का एक नवीनतम पहल है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ही आपको गाड़ी चलानी होगी, इससे ज़्यादा आप नहीं चला सकते। इसका सीधा उद्देश्य है पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। दूसरा, दुर्घटनाओं से बचाव। दुर्घटना भी नहीं होगी अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, तो जो लोग पैदल चलते हैं रोड पर, उनके लिए भी काफ़ी सुविधा होगी। तो ये सारे 10 सवाल मैंने आपको करा दिए। हर दिन आपको 10 सवाल मैं दूंगा, हर दिन 10 करेंट अफेयर्स आपके पास होंगे और उस 10 करेंट अफेयर्स से जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भाई साहब ये आएंगे ही आएंगे। SBI का अध्यक्ष पूछ ले, कृषक बंधु योजना पूछ ले आपसे, राजीव गांधी न्याय योजना पूछ ले, सारी तरह की योजनाएँ, सारे तरह के एप्लीकेशन वगैरह जो आते हैं, जो कुछ योजनाएं जो लॉन्च हुई है, उसकी वीडियो भी मैं आपको जल्द बना के दे दूंगा। लेकिन आप इस करेंट अफेयर्स की सीरीज को लगातार पढ़िए, आपके लिए बेहद कारगर साबित होने वाली है ये करेंट अफेयर्स की सीरीज, जो मैं फिर से स्टार्ट कर दिया हूं। अब आपके लिए मिस नहीं होगी, लगातार चलेगी और आप ध्यान से इसको पढ़िए। अब मेरी आशा है
कि आप सभी इस वीडियो को पसंद करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग अभी सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और वीडियो अगर अच्छा लग जाए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। इससे मुझे पता चलता है कि मैं कितने अच्छे से आपको पढ़ा पा रहा हूँ, क्या मैं आपको दे पा रहा हूँ और उसके बदले आप मुझे क्या दे रहे हैं। तो आप सभी सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। नमस्कार, बाय।